हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बहुत सारा थैंक यू। आप मेरा प्रीवियस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा, बेनिफिशियल हुआ, आप अच्छा कमेंट्स लिखे। इट्स रियली मोटिवेटिंग कि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं। प्लीज़ उसको शेयर भी कीजिए कि ज़्यादा लोग देखें और बेनिफिट हुए इससे, तो मुझे लगे भी कि यूज़ है। और चलिए आज हम डीटी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टैक्सेशन ऑफ फर्म एलएलपी। इस चैप्टर को मैंने बहुत 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 इजी बनाने की कोशिश की है कि आपको एकदम भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा और फटाफट आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपका प्रोविजन सारा ध्यान रहेगा। और हैंड रिटन नोट्स हैं ये 2.5 पेज है और इसमें आपका समराइज हो जाएगा पूरा चैप्टर बहुत ईजी वे से, बहुत ईजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है टैक्सेशन। टैक्सेबिलिटी क्या है फर्म का, एलएलपी का? हम जानते हैं फर्म मतलब ही 30% टैक्स रेट होता है। सरचार्ज लग जाएगा 12%। अगर टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो तभी, और HEC 4% तो लगेगा ही लगेगा। तो अगर नॉर्मल हमारा इनकम 1 करोड़ से कम होता है तो सिर्फ 30% चार्ज हो जाएगा प्लस HEC 4% लगेगा। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तब उसमें सरचार्ज भी लग जाएगा 12% का। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 184, असेसमेंट ऑफ फर्म। कब हम बोलेंगे कि मतलब ये एक फर्म है, क्या क्या चीज़ एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एक फर्म को असेस करने के लिए? एक, पार्टनरशिप होना चाहिए, देयर शुड बी अ पार्टनरशिप डीड। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी स्पेसिफाइड इन द डीड। कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अमंग द पार्टनर्स, वो चीज़ स्पेसिफाई होना चाहिए। और तीसरा, डीड शुड बी फर्निश्ड विद फर्स्ट रिटर्न ऑफ द फर्म। अगर इन तीनों में से कुछ भी डिफॉल्ट हो जाता है, इफ डिफॉल्ट इन एनी ऑफ द कंडीशन, तब कौन सा सेक्शन ट्रिगर हो जाएगा? सेक्शन 185, वो पिक्चर में आ जाएगा। सेक्शन 185 तो क्या होता है? दैट इज नो डिडक्शन टू फर्म ऑन इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स। मतलब कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ में डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फर्म जो इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को देगा उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा और वो टैक्सेबल पार्टनर के हैंड्स में भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 187, सेक्शन 188। सेक्शन 187 क्या है? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सेक्शन 188 है सक्सेशन ऑफ फर्म। तो हम आगे समझते हैं ये होता क्या है एग्जाम्पल से डायरेक्ट। ओम, जय, जगदीश 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो फर्म नेक्स्ट जो फर्म बना उसमें सिर्फ अब ओम और गोपी एक पार्टनर आ गया और जय जगदीश नहीं है, ओम और गोपी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। दूसरा, ओम जय जगदीश है, अब कौन बचे? अब बचे हैं जय और जगदीश, इसको भी क्या बोलेंगे? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। इन शॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मतलब अगर एक भी पार्टनर रहता है पुराने जो फर्म का, अगर एक भी पार्टनर नए सेटअप में रहता है, जैसे इस पहला एग्जाम्पल में आप देख रहे हो ओम और गोपी, मतलब ओम तो है ही पहले से, ऑलरेडी ओम था, अभी भी नए कॉन्स्टिट्यूशन में भी ओम है, तो ये चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। यहाँ पर भी ओम जय जगदीश में जय जगदीश दोनों हैं, इस बार ओम नहीं है, बट पुराना कोई एक भी पार्टनर रहा ना, जैसे प्रीवियस केस में एक पार्टनर है ओम जय जगदीश का, ओम है, तो फिर उस केस में अगर इफ अ पार्टनर जो प्रीवियसली भी था और अब चेंज होने के बाद भी फर्म, मतलब फर्म नया होने के बाद भी तब भी एक वो पार्टनर सेम इंसान है, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज बोलेंगे। और वहीं सक्सेशन क्या बोलेंगे? कि जब पुराना एक भी पार्टनर नहीं होगा, नए पार्टनर्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल, ओम जय जगदीश 3 पार्टनर थे, अब कौन है पार्टनर्स? वो तीनों ही नहीं रहे, अब है गोपी किशन, अब पूरे ही नए पार्टनर्स आ गए 2, तो इस केस में सक्सेशन ऑफ फर्म बोलेंगे, सेक्शन 188। और ये है सेक्शन 187। जब एक भी पुराना पार्टनर नहीं रहता है तो उसको बोलते हैं सक्सेशन। जब एक भी पुराना पार्टनर रहता है उसके बाद नए आ जाए वो अलग है, लेकिन अगर एक भी पुराना रहेगा वो है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप ये बहुत ईजिली आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 188A। 188A क्या है? पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर टैक्स, पेनल्टी और एनी अदर सम पेबल। जो पार्टनर्स हैं फर्म के वो इक्वली लाइबल रहेंगे, जॉइंटली और सेवरली लाइबल, मतलब वो सब चीज़ों के लिए जॉइंटली लाइबल रहेंगे। क्या क्या चीज़ों के लिए? बेसिकली टैक्स, अगर कोई फर्म पे लग रहा है, कोई पेनल्टी है या कोई भी अदर सम उनको पे करना है, तो हर चीज़ में उनका जितना भी लाइबिलिटी आएगा वो लोग सब जॉइंटली लाइबल रहेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 189। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और डिसकंटिन्यूएंस
all the partners of the firm at that time will be jointly and severally liable. मतलब कि एग्जाम्पल जैसे कि एक फर्म है, उसमें 3 पार्टनर्स ऑलरेडी थे, ठीक है. सपोज एग्जाम्पल शंकर एहसान लॉय, 3 पार्टनर्स थे, ठीक है. अब उसमें एक और पार्टनर ऐड हो जाता है, अरिजीत सिंह. तो वो ऐड होते ही उसके बाद 1 महीना बाद वो फर्म का क्या अच्छा नहीं चला, डूब गया फर्म, डिसोल्यूशन हो गया. तो अब क्या अरिजीत सिंह लाइबल रहेगा सारे लाइबिलिटीज को लेके? तो हमारा प्रोविजन क्या बोलता है, ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म एट दैट टाइम. अगर फर्म में आप पार्टनर हो तब, तो भले ही आप 1 महीना ही हुआ है क्यों ना ज्वाइन किए हुए, पर आप सारे पिछले लाइबिलिटीज जो भी फर्म के ऊपर है उसके लिए जॉइंटली और सेवरली लाइबल रहोगे. आप सब सारे पार्टनर्स इक्वली उस चीज़ों के लिए मतलब जॉइंटली लाइबल रहोगे. ठीक है. नेक्स्ट, ये मैंने वही एग्जाम्पल लिख दिया. ये वही एग्जाम्पल है, एक्स वाई आर पार्टनर्स, जेड जॉइन जस्ट 1 मंथ बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. मतलब जेड ज्वाइन करते ही 1 महीने के बाद डिसोल्यूशन हो जाता है, फिर भी स्टिल जेड इज लाइबल फॉर ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म. ठीक है, बहुत ईजी था ये, याद रखना है हमें. सेक्शन 189 था ये. अब क्या आता है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 40B, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कमीशन, रेमुनरेशन, बोनस. कब डिडक्शन अलाउड और कब नॉट अलाउड. मैंने बहुत ईजी वे से इसको लिखा है कि मतलब आपको एकदम कोई भी दिक्कत नहीं हो. कैसे फटाफट देखते हैं, बहुत ईजी है. रेमुनरेशन, अगर आप वर्किंग पार्टनर को देते हो अलाउड, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा. वहीं अगर आप रेमुनरेशन स्लीपिंग पार्टनर को देते हो नॉट अलाउड, फर्म को डिडक्शन नहीं मिलेगा इस पर. नेक्स्ट, अगर इंटरेस्ट वर्किंग पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर, दोनों के केस में ही अलाउड. नेक्स्ट, रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट पेड अगर प्रोस्पेक्टिव, दैट इज आफ्टर डेट ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये भी डीड. तो अगर प्रोस्पेक्टिव आफ्टर डेट ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब तब अलाउड, और रिट्रोस्पेक्टिव बिफोर डेट ऑफ पार्टनरशिप डीड नॉट अलाउड. इसका एग्जांपल है, अगर सपोज एक जुलाई से पार्टनरशिप डीड बना, उसमें सारे क्लॉजेज ऐड हुए कि इंटरेस्ट दिया जाएगा एट द रेट 10%, तो फिर जाके बाद में तो हम बोलेंगे कि ठीक है जुलाई से हम लोग का पार्टनरशिप डीड बना है, बट हम बोलेंगे ठीक है अप्रैल से मार्च का कैलकुलेट कर दो पूरा ईयर एंडिंग का कि इंटरेस्ट मिल रहा है, डिडक्शन ले लो. नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं है. जुलाई से पार्टनरशिप डीड बना है तो जुलाई से लेके मार्च तक का हमें मिलेगा डिडक्शन, बट अप्रैल मई जून ये 3 मंथ का हमें अलाउड नहीं होगा. रेट्रोस्पेक्टिवली आप बैक डेटेड जाके पार्टनरशिप डीड के पहले बिफोर डेट ऑफ पार्टनरशिप डीड का आप नहीं ले सकते डिडक्शन, आप प्रोस्पेक्टिव ही ले सकते हो. आफ्टर द डेट ऑफ पार्टनरशिप डीड जो है आपको जो रेमुनरेशन या इंटरेस्ट पे किया है उसका आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा. आई होप ये मैं कन्वे कर पाई हूँ आपको अच्छे से. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स. कैपिटल या लोन कुछ भी जो पार्टनर्स का है उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मैक्सिमम 12% पर एनम. ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट हिसाब से मिलता है, 12% ही मैक्सिमम है, उसके अंदर ही वो मिलता है. पर इसका एक्सेप्शन क्या है, इसके एक्सेप्शंस हैं. पार्टनर अगर इन इंडिविजुअल कैपेसिटी रिसीव्स इंटरेस्ट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, या पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी रिसीव्स इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी. अब अगर सपोज मैंने एज लोन दिया था, मैं एज एन इंडिविजुअल हूँ, लोन दी, बट मैं जब इंटरेस्ट रिसीव कर रही हूँ मैं एक एच यू एफ को रिप्रेजेंट करते हुए वो इंटरेस्ट रिसीव कर रही हूँ, तो उस केस में क्या ये लिमिट का जो क्राइटेरिया है 12% वो नहीं लगेगा. मतलब हम ऐसे पढ़े थे कि 12% के अंदर होने से हमें डिडक्शन मिलेगा. अगर लोन पे इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 10% तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि वो विद इन द 12% जो ये चीज़ है उस पर आ रहा है. पर वहीं अगर यहाँ पर 15% मिल रहा है, अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैंने पार्टनर था और रिसीव करता है इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में और 15% हिसाब से मिल रहा है उसको, तब यहाँ पर नो इश्यूज़, मतलब हमें 15% का भी पूरा डिडक्शन मिल जाएगा. यहाँ पर कोई 12% वाला लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा. अब नेक्स्ट पॉइंट है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू रेमुनरेशन. रेमुनरेशन के केस में कैसे डिडक्शन मिलेगा, ऑन बुक प्रॉफिट बेसिस. बुक प्रॉफिट के हिसाब से हमें उतना डिडक्शन मिल जाएगा. बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिए, पहला 3 लाख जो होता है बुक प्रॉफिट का, उस पर बुक प्रॉफिट इंटू 90% जितना है
तो बेसिकली अगर 3 लाख है, 3 लाख इंटू 90%, 2,70,000 और फिर नेक्स्ट 150,000, 1,50,000 ये सेकंड लिमिट फिक्स्ड है, इनमें से जो हायर होगा। और बैलेंस बुक प्रॉफिट, ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट जो है एट द रेट ऑफ 60%। मतलब अगर सपोज 7 लाख है तो 7 लाख में से 3 लाख इंटू 90%, यहाँ आ जाएगा 2,70,000, 1,50,000, उसमें से हाईएस्ट क्या है 2,70,000 और ऑन बैलेंस 7 लाख माइनस 3 लाख मतलब 4 लाख जो बैलेंस है एट द रेट ऑफ 60%, तो उतना हमें ये प्लस ये डिडक्शन मिल जाएगा। आई होप आपको ये अच्छा से समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है ये, हाँ, सेक्शन 78, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है और रिटायरमेंट हो जाता है तो हिज शेयर ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड और अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड। मतलब कि जितना मैं समझी हूँ ये वाला इसीलिए प्रोविज़न आया है कि मतलब इसमें गलत यूज़ नहीं किया जाए। अगर एक पार्टनर का रिटायरमेंट मतलब अगर जानबूझ के मतलब अगर जो डेथ वेथ अगर मतलब किसी का गलत यूज़ किया जाए, मिसयूज़ ना किया जाए, किसी का डेथ हो जाता है पार्टनर का तो उसका या रिटायर हो जाता है तो उसका लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करने का प्रोविज़न है। और वहीं अगर फर्म का कोई अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है तो वो इजीली कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। एग्जाम्पल, जय, वीरू और गब्बर 3 थे, 3 पार्टनर थे, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। गब्बर डाइड तो अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 3 लाख से, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस 12 लाख से। सॉरी एग्जाम्पल का नेम थोड़ा फनी है बट बहुत मज़ा आया मुझे लिखने वक्त भी। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 3 लाख है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस 12 लाख है। ठीक है, तो हम ये देख लें इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन हम तो अभी पढ़े कि पूरा कैन बी कैरी फॉरवर्ड, तो वो पूरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन ऑफ 3 लाख। बट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो है वो गब्बर जो मर गया है तो गब्बर का शेयर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो 12 लाख इक्वल प्रपोर्शन, इक्वल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल प्रपोर्शन, 12 लाख बाय 3 4 लाख ईच है तो गब्बर का जो 4 लाख है वोंट बी कैरी फॉरवर्ड। तो कितना कैरी फॉरवर्ड होगा 12 माइनस 4 दैट इज 8, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो है 8 लाख का कैरी फॉरवर्ड होगा, सेट ऑफ हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बाकी ये 4 लाख रुपए जो गब्बर का है वो नहीं होगा। तो आई होप मैंने जस्टिफाई किया है इस वीडियो को और अच्छा से आपको समझा पाई हूँ। अगर प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करके बताइए, क्योंकि उससे मैं भी जानूँगी कि जो मैंने समझाया है वो अप टू द मार्क है या नहीं। अगर अच्छा नहीं लगता है तो वो भी कन्वे कीजिए, क्योंकि मतलब उससे मैं जानूँगी कि मेरा कितना सही तरीक़े से मैं बता पा रही हूँ कि नहीं बता पा रही हूँ। और क्योंकि बहुत मेहनत होता है कि अच्छे तरीक़े से नोट्स अच्छा से प्रिपेयर होए कि मैं अच्छा से कन्वे कर सकूँ, कहीं पर भी गलती ना हो। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लीव अ कमेंट, दिस रियली बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, थैंक यू।